इसमें सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि सभी संस्कृतियों के बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। ये सही नहीं है। सबके अलग अलग चरण हैं, सबकी सबकी संस्कृतियाँ हैं, सबके अलग अलग रूल्स हैं। वो सभी फॉलो करते हुए सामाजिक मानदंडों को, प्रथाओं को, पर्यावरणीय कारणों में जो अंतर होता है उसके कारण विभिन्न संस्कृतियों के विकासात्मक प्रक्षेप पथ भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो ये वाला हमारा गलत है। तर्क क्या कह रहा है कि बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। नहीं, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस जो कह रहा था इसमें दोनों आपका गलत आएगा, क्योंकि सभी संस्कृतियों के बच्चे एक ही तरीके से नहीं विकास के चरण में आगे बढ़ते हैं। वृद्धि तो हाँ, वृद्धि होती है बच्चों में एक तरीके से एक सिरे से होती है ना। सबसे पहले उनका सर, फिर जाके उनके पैरों का विकास होता है। जड़ से लेकर सिर से लेकर पैर तक का विकास जो होता है वो हमारी वृद्धि होती है, लेकिन विकास हमारा सबका एक तरीके से नहीं हो सकता है। ठीक है, इस हिसाब से ये हमारा ए और आर दोनों ही गलत है। फोर्थ क्या कह रहा है? सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। वो बोल रहा है कि अगर सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। नहीं, सामाजिकरण बच्चों का तब से स्टार्ट हो जाता है जब से बच्चा जन्म लेता है, और अपने जन्म लेने के बाद से ही वो सोशल इंटरेक्शन कंटिन्यू अपने फैमिली के साथ करता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि सामाजिकरण, भाई समाज की ज़्यादातर सामाजिक संस्कृति कैसे सीखता है बच्चे? वो अपने परिवार में रहकर, अपने माता पिता से रहकर ही सीखता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सामाजिकरण सिर्फ स्कूल से ही होता है। तो ये वाला हमारा कथन गलत है। तर्क कह रहा है स्कूल द्वितीयक सामाजिकरण की एक मात्र संस्था है। स्कूल जो है, जो हमारा द्वितीयक सामाजिकरण है, इसकी एक मात्र संस्था है। यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि ये एक मात्र संस्था नहीं है। इसके साथ साथ में आपका, स्कूल के साथ साथ में आपका जो मीडिया है वो भी ये बहुत हेल्प करता है हमारे बच्चों के जो है डेवलपमेंट में। तो द्वितीय कारक हमारा जो है स्कूल के साथ साथ में आप मीडिया को भी ले सकते हैं, आसपास पड़ोस के लोगों को भी ले सकते हैं। तो सेकेंडरी ऑप्शन है, सेकेंडरी सोशलाइजेशंस का ऑप्शन है। तो हमारा इस तरीके से ए और आर दोनों गलत हैं। हाँ, ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि ये एकमात्र नहीं है। द्वितीय कारक हमारे और भी हो सकते हैं सामाजिकरण के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपनी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई में मिठाई खाने से डरती है। भाई सीमा एक लड़की है जो अपनी माता की आज्ञा के बिना वो मिठाई खाने से डरती है। तो इसमें बोल रहा है उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? वो क्या बोल रही है कि सीमा जो है मिठाई खाने से डर रही है, जबकि उसके किचन में ही रखा हुआ है। ठीक, तो वो जो कोहलबर्ग है हमारे नैतिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने हमें दिया है, तो वो बोल रहे हैं कि वो बच्चा जो है वो किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। पहला है उत्तर पारंपरिक स्तर, या अमूर्त स्तर, या पूर्व पारंपरिक स्तर, और डी कह रहा है पारंपरिक स्तर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है बी पूर्व पारंपरिक स्तर, ये सही है, क्योंकि जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है उसमें पूर्व पारंपरिक स्तर में दंड एवं आज्ञा पालन आता है। जो हम कह सकते हैं उस दंड एवं आज्ञा पालन में बच्चा क्या करता है, अपने माता पिता से उसके अंदर थोड़ा सा डर भी होता है बच्चों के अंदर। अगर बच्चा कुछ खा रहा है, वैसे तो उसे पूरा चाहिए होता है, लेकिन अगर बच्चा कुछ खाता होता है तो माँ बाप उसे डांटते हैं कि नहीं, आपको पूरा नहीं खाना है, आपको शेयर करके खानी है चीज़ें, है ना। तो ये जो डर का जो माहौल है ये दंड एवं आज्ञा पालन के बीच में आता है। तो इस तरीके से जो कोहलबर्ग है हमारे, उन्होंने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है उसमें हमारे पूर्व पारंपरिक स्तर में ये आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। ठीक है, जो हमारे जीन पियाजे हैं उनके अनुसार बोल रहा है कि हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। पहला कह रहा है अनुकूलन एडेप्टेशंस, पूर्वाभ्यास, पुनर्बलन और कलन विधि। तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि जो हमारे जीन पियाजे हैं उनके अनुसार जो है उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, जीन पियाजे ने उन्होंने अनुकूलन का सिद्धांत दिया है, एडेप्टेशंस का सिद्धांत दिया है। ठीक है, पुनर्बलन जो है वो हमारे पावलोव ने दिया है। तो मतलब उस चीज़ को बार बार मतलब करना, दोहराना, पुनर्बलन हमारे पावलोव ने दिया है। उन्होंने जीन पियाजे ने हमारे अनुकूलन दिया, एडेप्टेशन दिया है। पूर्वाभ्यास नहीं है, कलन विधि नहीं है। ठीक है, तो अनुकूलन हमारा सही है क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। अनुकूलन एक केंद्रीय अवधारणा है, यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, वो जो है नई जानकारी को जानता है बच्चा, नई जानकारी को आत्मसात करता है। अगर उसे कुछ पता होता है तो नई जानकारी को वो अपने अंदर मतलब बसा लेता है या समझ लेता है और नए ज्ञान या अनुभव को शामिल करने के लिए अपनी मौजूदा स्कीमा को समायोजित करता है। यही हमारा होता है अनुकूलन। ठीक है, एडेप्टेशंस। ठीक, वो बच्चा जो है अपनी जो है उनकी जो दिमाग की मेमोरी होती है, स्कीमा होता है, वो उसमें अपने बच्चों को वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, अनुकूल करता है, नई नई जानकारी को आत्मसात करता है, अपने अंदर भरता जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम एडेप्टेशन कह सकते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। नेक्स्ट भी हमारा जीन पियाजे का ही है क्योंकि जीन पियाजे हमारे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट मतलब रोल प्ले करते हैं हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में। तो इसका जो जीन पियाजे द्वारा है प्रस्तावित विशेषताओं के चरणों को सही सुमेलित जोड़ी चुने। ठीक है, क्या पहला कह रहा है संवेदी चालक अवस्था नाटकीय खेल में संलग्न, ये वाला होता है। सेकंड कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ होता है। सी कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम होता है। या डी कह रहा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम होता है। ठीक, ये चार ऑप्शंस है। चारों ऑप्शंस में कौन सा जो है मैच द फॉलोइंग में सही है। देखो, अगर हम ये संवेदी चालक अवस्था, अगर हम जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार चलें तो संवेदी गामक या संवेदी चालक अवस्था कहाँ कहते हैं, जो वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ होता है। बच्चे की जो ये अवस्था है ये 0 से 2 की है और वस्तु का स्थायित्व बने रहने में ये पहला हमारा मैच करता है सेकंड वाले से। लेकिन हम इसे मैच नहीं करना है, हम इसे ये देखना है कि हमारी जो चरण है वो सही है या नहीं सही है। ठीक है, संवेदी चालक के लिए ये दिया हुआ है नाटकीय खेल में संलग्न। नहीं, नाटकीय खेल में संलग्न बच्चा नहीं होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये वाला सही है। हमें मैचिंग नहीं करना। पूर्व संक्रियात्मक के लिए दिया है वस्तु स्थायित्व, जो कि गलत है। मूर्त संक्रियात्मक में दिया है क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम, ये वाला दिया है। अमूर्त में दिया है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। तो हमारा जो चौथा है अमूर्त, इस एज में बच्चा 11+ रहता है और इसे एडोलसेंस भी कह सकते हैं, किशोरावस्था भी कह सकते हैं, जिसमें बच्चा अमूर्त क्रियाओं को समझ सकता है, परिकल्पित कर सकता है, निगमनात्मक सोच सकता है बच्चा। ठीक, तो इसमें हमारा अमूर्त संक्रियात्मक की जो मैचिंग है वही हमारी सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है लेव वाइगोस्की के अनुसार, जो हमारे लेव वाइगोस्की है उनके अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार आप समझ लीजिएगा, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने जो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक दिए हुए हैं। तो ये बोल रहा है लेव वाइगोस्की के अनुसार आपको बताना है
पहला ऑप्शन कह रहा है संवाद, सेकंड कह रहा है व्याख्यान, थर्ड कह रहा है सजा, या फोर्थ कह रहा है पुरस्कार। अकॉर्डिंग टू द लेव वाइगोस्की के अनुसार संवाद बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंतर संवाद और अंतःक्रिया यानी संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। क्या चीज़ें जरूरी हैं? संवाद। हम अगर किसी से सोशल इंटरेक्शन करते हैं तो वो किसके माध्यम से करते हैं? वो संवाद के माध्यम से ही हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास में जो हमारा अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की के जो अनुसार है वो हमारा क्या है? संवाद ही सही है, क्योंकि उन्होंने पुरस्कार पर बल नहीं दिया है, व्याख्यान पे बल नहीं दिया है, सजा पे बल नहीं दिया है। उन्होंने हमारे संवाद या सोशल इंटरेक्शंस पे ज़्यादातर इम्फसाइज किया है। अंतःक्रिया चर्चा और संयोगात्मक समस्या समाधान के माध्यम से बच्चे अपनी समझ के वर्तमान स्तर और क्षमता के उच्च स्तर के बीच अंतर को समाप्त कर सकते हैं। हाँ, ZPD यहाँ पे आएगा, ZPD, और ZPD में आएगा हमारा संवाद आएगा, अंतःक्रिया आएगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है? 9 क्वेश्चंस। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं? अभी अभी हमने बताया कि बच्चों का जो सोशल इंटरेक्शंस है उसका जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? हमारे लेव वाइगोस्की साहब ने दिया था। ठीक, तो अंतःक्रिया पूछ रहा है और सोशल इंटरेक्शन पूछ रहा है। भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण कौन सी भूमिका है? तो हमारे लेव वाइगोस्की की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल हैं? तो बहुबुद्धि सिद्धांत हमारा किसने दिया है? आप सभी जानते हैं, जो हमारे बहुबुद्धि सिद्धांत है उनके जनक कौन है? तार्किक बुद्धि में क्या क्या आता है ये भी हम देख लेते हैं। जो है छवियों में पहला आंसर कह रहा है छवियों में हेर फेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल रहेंगे। सेकंड कहता है लय, ताल, स्वर, माधुर्य। ये वाला आप समझ रहे हैं कि ये संगीतीय बुद्धि है। और विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय, ये भी लगभग हमारी संगीतीय बुद्धि में आती है। तो हमारा नेक्स्ट कह रहा है पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना। ये हमारा किस में आता है? आपका तार्किक या गणितीय बुद्धि में आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो है पूर्व ज्ञान के आधार पर हमें वर्गीकरण करना, पैटर्न को बताना या विचारों के बीच संबंध बनाना, ये हमारा तार्किक गणितीय बुद्धि में आता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि जेंडर का है, जेंडर रूढ़िवादिता। किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। ये मतलब बोल रहा है जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो जो जेंडर है भूमिकाएं, वो रूढ़िवादी जो जेंडर भूमिकाएं हैं उसमें क्या किशोरावस्था में बच्चे क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीखते हैं? मूवी देख के, फिल्में देख के ज़्यादा से ज़्यादा किससे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आपको मूवी देखने में मिलेंगे, फिल्में देखने में मिलेंगे, विज्ञापन देखने में, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो हाँ, बिल्कुल प्रभाव डालती है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। हाँ, मीडिया भी इसमें सबसे शक्तिशाली होती है, क्योंकि जब बच्चा एडोलसेंस अवस्था में होता है तो हमारी मीडिया भी बहुत बड़ा रोल निभाती है हमारी संस्था में। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर भी रहा है।